बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो सानेहा पिम्स जिसने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया, इस सानहे ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है और हाल ही में पाकिस्तान में शुरू की जाने वाली डिबेट जो निज़ाम के हवाले से थी, सिस्टम के हवाले से थी, उस डिबेट में भी अब एक अहम नुक्ता उठा है कि क्या सिस्टम में तब्दीली ज़रूरी है या जिस तरह से इस सिस्टम को चलाया जाता है उस अप्रोच में तब्दीली की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ बहुत से और सवालात भी हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हलचल है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पसे पर्दा रवाबित का आगाज हो चुका है? क्या बर्फ पिघलने जा रही है? क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या डेवलपमेंट सामने आ सकती है? बहुत से सवालात हैं, बहुत सी गुत्थियां हैं जो अगर कभी कभी हम सुलझाने बैठें तो ये गुत्थियां मजीद उलझ भी जाती हैं, लेकिन अब इन्हें ज़रा सुलझाने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग साहब। बेग साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर आने से पहले ये जो पिम्स का वाकया है, इस वाकये के बाद, इस सानहे के बाद आपको लगता है कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो हैं या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई है, कमेटीज और एक सेक्रेटरी हेल्थ को हटा देना, इज इट इनफ? बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और इसमें मासूम बच्चों की जाने जाना, टोटली नेग्लिजेंस ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ एंड मैनेजमेंट। लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ को उठाने का कोई समझ से बाहर है कि उनका तो डे टू डे वर्किंग पिम्स की में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जहां तक पिम्स के मैनेजमेंट है उनमें से तो शायद मेरे ख्याल में, मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई एक पीएनबी या एक सिक्योरिटी गार्ड भी मुअत्तल हुआ हो। तो ये चीज देखने की है कि अगर आपने फेयर एंड पार्शल इन्वेस्टिगेशन करवानी है कि इस वाकया का तल्लक और जो कसूरवार है वो कौन है, तो वो पिम्स का स्टाफ ही हो सकता है, बजाय इसके कि आप मिनिस्ट्री में किसी को अंडर प्रेशर करें। तो आने वाले दिनों में जो कमेटी बैठी है उसका देखते हैं कि वो क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं और किन को जिम्मेदार करार देते हैं इस सारे वाकये का, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि आया कोई एक्शन और इस साने को फ्यूचर में प्रिवेंट करने का कोई सद्देबाब किया जाता है या नहीं। अच्छा बेग साहब, इसमें चूंकि ये डिबेट भी आ रही थी कि छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए तब जाके गवर्नेंस ठीक होगी, लेकिन क्या इस वाक़े में जहाँ पर सिर्फ 2 ही अस्पताल हैं अगर देखा जाए, क्योंकि तीसरा सीडीए के अंडर है अस्पताल इस्लामाबाद में जो सरकारी है, पोली क्लिनिक है या फिर पिम्स है, तो इससे वो एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हमें सिस्टम तब्दील करना है या सिस्टम को चलाने का तरीक़ाकार भी तब्दील करना है? ये नहीं कि बस एक नया सिस्टम ले आए, चले वैसे ही जैसे हमेशा से चलता आया। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इस मुल्क में ऐसी जगह पौधों पे आ गए जिन्होंने सिस्टम बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो गए वो सिस्टम भी उनके साथ ही चला गया। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। अयूब खान साहब ने अपना सिस्टम लाया, याहिया खान साहब ने लाया, मुशर्रफ साहब भी बल्दियात का एक नया सिस्टम लेके आए, गैर जमाती इलेक्शन थे। ये सारे सिस्टम जो है वो मुतजाद हैं आपके 73 आइन के। तो अगर आप आइन पे अमल करें तो आपको सिर्फ इस सिस्टम को प्रॉपरली चलाना है, उसमें प्रॉपर लोग प्रॉपर जगह पे जो डिजर्व करते हो, मेरिट पे हो, उनको अपॉइंट करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता नहीं है। यहाँ अपनी पसंद के मर्जी के लोग जो मेरिट पे नहीं आ सकते उनको बिठा दिया जाता है, फिर रिजल्ट जो है वो आपके सामने है और फिर सारा कसूर आप सिस्टम पे डाल देते हैं। बहुत से लोग इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, बहुत से लोग इस सिस्टम की पैदावार हैं जो आज क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं सिस्टम को। अपनी समझ में तो नहीं आता, सबसे ज्यादा फायदेमंद भी वही लोग थे, वरना ये सिस्टम प्रॉपरली होता तो ऐसे लोग कैसे बड़े ओहदों पे आ जाते। अब भी जो मेरी इंफॉर्मेशन हैं वो यही है कि जो हेड ऑफ पिम्स हैं वो किसी ऐसे पावरफुल लोगों के कहने पे बैठे हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। और मजे की बात ये देखिए कि उन्होंने खुद से भी कोई रिजाइन नहीं किया, खुद भी शर्मिंदगी जाहिर नहीं की। इतना बड़ा सामना, तो ये वो जो मॉरल्स है ना जी सोसाइटी के, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल बेग साहब, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है कि चले अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की मजबूरी को हम कहीं ना कहीं समझ जाएंगे, वो नहीं हटा पा रहा है अगर आपको, तो आप खुद ही थोड़े से आप मॉरल वैल्यूज अपनी दिखाते हुए हट जाएं। कोदा क्या है, इधर लोगों की जानें चली गई, बच्चे हैं।
अच्छा, अब जरा मुल्क के अगर मंजरनामे पर आएं, एक तो ये डिबेट है कि ऐसा होना चाहिए, सिस्टम में तब्दीली होनी चाहिए या नहीं, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेट। बट ऑन दी अदर हैंड हमने ये भी देखना है कि क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस वक्त आ रही हैं बातें कि यूनिट्स बनेंगे, नए सूबे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, और चाहे ग्रेजुअली उसकी तरफ जाया जाए 28वीं 29वीं 30वीं तरमीम के जरिए और अल्टीमेटली प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डू यू थिंक कि ऐसा कुछ चल रहा है, इस पर काम चल रहा है? देखिए, मैं आपको पहले भी बताया कि 73 का आइन जो है वो एक मुकम्मल आइन है जिससे आप एक हुकूमत और एक मुल्क को चला सकते हैं, लेकिन शायद उसको हमने साइड पे रख दिया। उसके ऊपर बात सारे करते हैं लेकिन अमल कोई नहीं कर रहा। अब अगर आप कोई नया सिस्टम लाना चाहें, जो कि जिसकी बातें हो रही हैं, यूनिट छोटे बनाना बिल्कुल बहुत अच्छा है, बनाने चाहिए। उसका तरीकाकार क्या होगा, उसको कैसे बनाया जाएगा, किस बेस पे बनाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बनाने के लिए आपको पूरा एक मुकम्मल फ्रेमवर्क चाहिए। अब आप देखिए, इंडिया में 10 प्रोविंसेस थे, उन्होंने एक प्रोविंस कमीशन बनाया जिन्होंने 10 साल काम किया, और फिर उसके बाद जाके वो 22 या 23 प्रोविंसेस बने। तो मकसद ये है कि अगर आपने यहाँ भी करना है तो आपको एक बहुत ही तरीके से इमिकेबली सबको शामिल करके उसकी जो बेसिस है, ये नहीं है कि आप स्ट्रोक ऑफ द पेन, जैसे कि माजी में हुआ, अयूब खान साहब ने 1 यूनिट एक पेन से बना दिया, याहिया खान साहब ने 4 प्रोविंसेस एक ही ऑर्डर से बना दिए। अब 73 के आइन में एक चीज दर्ज है कि आपने ये इख्तियार सूबाई असम्बलियों को दिया है, वो 2/3 मेजॉरिटी से उस प्रोविंस में मजीद सूबे बना सकते हैं। तो वो जो आइन में है कि जी प्रोविंस जो है वो सूबाई असम्बली 2/3 मेजॉरिटी से डिसीजन करेगी। अब उसका एक डिसीजन पंजाब में सराइकी सूबे का बना हुआ है, जी, वो उस पे काम भी हुआ, फिर उसको हटा दिया गया। इसी तरह केपी असम्बली ने पास किया हजारा सूबा, उसको भी बहुत एग्जैक्टली। अरसा हो गया लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो मकसद ये देखना कि आप इसको करेंगे कैसे। और दूसरी बात ये है कि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं एक का नहीं सबका जिक्र कर रहा हूँ, जब ये अपोजिशन में हो तो प्रोविंसेस की बात करते हैं, जब ये गवर्नमेंट में हो और जो बल्दियात का निज़ाम है उसको ये कभी आने नहीं देते, क्योंकि बल्दियात के फंड बहुत ज्यादा है। वो जो भी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर हो, वो उसको एंजॉय करता है, जहां मर्जी खर्च कर दे। एनएफसी अवार्ड में 28वीं तरमीम में ये दर्ज है कि जब भी एनएफसी अवार्ड के जो पैसे हैं वो बल्दियात और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को जाएंगे, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर साहब एंजॉय करते हैं, इसलिए बल्दियात का निज़ाम को आने नहीं देते। आप देख लें, आपके सामने है। तो मकसद ये है कि आप तरमीम लाना चाहते हैं जिसके जरिए आप ये पावर शायद खत्म करना चाहते हो सूबाई असम्बली की, कि वो 2/3 वाली जो एग्जैक्टली। शिक है वो खत्म होकर कौमी असम्बली में आ जाए। उसके ऊपर शायद काम हो रहा हो, मुझे उसका नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन इत्तलात यही है कि शायद क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो भी इसी हवाले से उसकी ये रेड लाइन है, और सिंध को तो वो कभी तकसीम करने की तरफ नहीं बढ़ेगी, तो शायद ये एक हाल है। या फिर इवन ये भी बातें होती हैं कि मुल्क को रेफरेंडम की तरफ ले जाया जाए फॉर अ न्यू सिस्टम। जो आइन है उसमें बड़े फंडामेंटल तब्दीलियों के लिए रेफरेंडम की भी बात गश्त है। आपको लगता है इज़ दैट वर्केबल? और क्या रेफरेंडम अगर हो तो फिर उस पर तमाम फरीकैन मुत्तफिक भी होंगे कि ये फ्री एंड फेयर रेफरेंडम है? रेफरेंडम की जो हिस्ट्री है इस मुल्क में वो शायद आपको याद ही होगी, जी। वो किस किस्म से होते हैं और किस किस्म के उसके अंदर वोटिंग होती है। यहाँ पे तो जो पार्टियां वोट को इज्जत दो का नारा लगा रही थी, उनका भी हाल देख लीजिए। कश्मीर में एक टेक्नोक्रेट सीट पे हारे हुए बंदे को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया। तो ये रेफरेंडम वगैरह कोई चीज नहीं है। आपने करना है वो, आपने अगर सारा आइन को मलिया मेट करके जो भी आप करना चाहें वो इस मुल्क में पहले भी हुआ, अभी भी हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवाम से तो कोई पूछने वाला है नहीं कि आप अवाम की मर्जी से कोई फैसला करते। अच्छा, इसमें एजेके की आपने बात की, क्या नून लीग बेबस है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब ये मियाँ साहब का ही डिसीजन कहा जा रहा है, और आज हमने देख भी लिया कि इंतखाब भी हुआ, उसमें बड़े नून लीग के लिए कुर्बानियाँ देने वाले जो लोग प्राइम मिनिस्टर के लिए बिल्कुल आइडियल थे, उन्होंने वोटिंग से भी इज्तनाब किया, तो अपना साइलेंट प्रोटेस्ट भी वो रजिस्टर करवा रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज़, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इतनी बेइख्तियार हो चुकी है, क्या इतने बेबस हो चुके हैं कि वो अपनी मर्जी का बंदा भी ना ला सकें और उन्हें कहा जाए और वो ले आए? देखिए, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
ये कंप्रोमाइज पे कंप्रोमाइज करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और दूसरी साइड पावरफुल से पावरफुल होती जा रही है। वो जितनी पावर अपने हाथ में लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं, जितनी स्पेस उनको चाहिए वो ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने भी ये काम किया तो उसने अपने अदारे की बदनामी का बायस बना है। ये काम नहीं करना चाहिए। अवामी एक्शन कमेटी जो कश्मीर में सारे ट्रबल क्रिएट की हुई है, उनका यही मौकफ था। या तो आपने उस मौकफ की तायीद कर दी, आपने वोटिंग करवाई, इलेक्शन करवाया, जो कि बहुत अच्छा था। बहुत प्रेशर था कि इलेक्शन को रुकवाया जाए। मैं समझता था कि गवर्नमेंट ने ये फैसला अच्छा किया कि इलेक्शन करवाया। अब इलेक्शन के बाद एक हारे हुए शख्स को आप कैसे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? वो कैसे चलेगा? तो आई डोंट नो, ये फैसला जिन्होंने भी किया है उन्होंने ज्यादती की है इस मुल्क के साथ, इस निजाम के साथ और अपने अदारे के साथ। राइट। अच्छा मोहसिन बेग साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा बेग साहब, एक और चीज़ है, जारी बात है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका नाम तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त में डलवा दिया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको बीच में से ज़रा, वो कहते हैं मक्खन पर से बाल की तरह साइड पे कर दिया। अब इसमें क्या कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो वो क्या है? आपका क्या एनालिसिस है इस पे? देखिए, मैं तो पहले भी 2-4 शोज में कह चुका हूँ कि दाल में कुछ तो काला है। प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये तो डायरेक्टली इंटीरियर मिनिस्टर का जो सारे अरेंजमेंट थे उनके अंडर आते हैं। जवाब भी उन्हीं को देना चाहिए। सेक्रेटरी को नॉमिनेट किया कंटेम्प्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ सेक्रेटरी बेचारे का तो कोई ऐसा कसूर नजर नहीं आता। ही इज नॉट द डिसीजन मेकर। ट्रू। तो लेकिन मुझे एक और भी खबर मिली, वो ये थी कि जी मोहसिन नकवी साहब चाहते थे कि इनको खान साहब को पिम्स ले जाया जाए, उनका चेकअप पिम्स में ही करवाया जाए। तो वो बात मुझे कल ही किसी ने बताई, जो कि मैं समझता हूँ कि सच थी। अदरवाइज पीटीआई ने जो उनका नाम नहीं दिया, नेचुरली वो, क्योंकि ये जो मूव चली थी खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया कि पिम्स लेके जाएं, एडमिट करवा लें, लोगों का कहना है, अफवाह यही है कि शायद उसके पीछे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब थे। तो मकसद ये है कि देखें, पॉलिटिकल पार्टीज ना कहने को जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन का बोलबाला, लेकिन अंदर से सब पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब आपका शो कम पड़ जाएगा। ये सब पावर ड्रॉ करते हैं उन्हीं से और फिर उन्हीं को ब्लेम भी देते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आपने जमहूरी फैसले करने हैं, जिस जमहूरियत का आप रात सुबह शाम अलापते हैं, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा अमल भी करें। तो थोड़ी सी उस जमहूरियत की कोई शक्ल आवाम को भी दिखाएं। ये नहीं है कि जो वो कहें वो मान जाएं। लॉजिक से आप बात करें। तो वो मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने जो नाम नहीं दिया, तो वो ये इसका रीजन वो जो बता रहे हैं, वो रीजन बिल्कुल मैं समझता हूँ कॉमन आदमी भी समझता है कि वो कोई रीजन नहीं कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। भाई आप बताइए, इंटीरियर सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो आप उनका नाम डाल रहे हैं। तो मकसद ये है कि हर जगह कंप्रोमाइज है जी। और फिर आप कहें कि जी मुल्क में बेहतरी आ जाए, आई एम वेरी डाउटफुल। नहीं, तो इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि पीएम साहब के सर पे नाअहली की तलवार लटक रही है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब क्लियर हैं। फिर वो राना सनाउल्लाह साहब की बात याद आ जाती है कि नकवी साहब की मेहरबानी कि वो वज़ीर दाखिला बने। वो चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन जाते। ये भी उन्होंने बात की। बल्कि अभी उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा हमने कोई तौहीन अदालत नहीं की, और ये जवाब जो है बेशक फ़रीक नहीं है, लेकिन वज़ीर दाखिला ही देंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो वो भी शायद ट्रक के नीचे फेंकना चाह रहे हैं नकवी साहब को। देखिए, ये जो सिस्टम है जिसके ये बेनिफिशरी हैं, या वो सिस्टम इतना पोल्यूटेड है, उसी की वजह से ये लोग आगे आते हैं। उसी की वजह से एजीके का जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हो गया,
इसी तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग उसी सिस्टम के बेनिफिशियरी होकर बड़े बड़े ओहदों पे आ गए जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कंटेम्प्ट है, नेचुरली प्राइम मिनिस्टर का उस तरीके से कसूर नहीं बनता, नाम डाल दिया और नाम डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट उसको डिफेंड भी करेगी। गवर्नमेंट ने इस केस को एक्चुअली बड़ा लाइट ले लिया था, अदरवाइज ये पहले डिफेंड करते, प्रॉपरली परसू करते तो शायद कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन भी ना आता। अब जहां तक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने का तल्लक था, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको लेके जाना चाहिए था पिम्स में, उससे कोई हर्ज नहीं पड़ता। वो उसका चेकअप हो जाता, जैसे कि उनकी सिस्टर ने कहा ही इज फिट, तो फिट होने के बाद आप उनको वापस अडयाला छोड़ देते। लेकिन पिम्स ले जाने का डिसीजन किसका था, उसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए। अच्छा बेग साहब, एक और बड़ी आम चीज़ है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के लिए क्या आप देख रहे हैं कि मुश्किलात हैं? एक तरफ पीटीआई का एक लॉन्ग मार्च है, फिर ऑपोजिशन भी इकट्ठी हो रही है। क्या एक और पीडीएम हम बनती देख रहे हैं जिसमें शायद पीपल्स पार्टी शामिल हो, या ये सिर्फ पीपल्स पार्टी और हुकूमत की नून लीग की जो लड़ाई है ये ऊपर ऊपर से है और ये दिखावे के लिए है? डीप डाउन कोई इतना बड़ा चेंज पीपल्स पार्टी लाने के लिए हामी नहीं भरेगी? व्हाट इज़ योर एनालिसिस ऑन दिस सिचुएशन? देखिए जी, बजाय तो इस वक्त शहबाज साहब की गवर्नमेंट को और शहबाज साहब को कोई खतरा नहीं है। ये गवर्नमेंट इसी तरह चलेगी। जहां तक पीपल्स पार्टी है, मैं नहीं मानता कि वो इस गवर्नमेंट से अलहदा हो जाएं। किस बेस पे होंगे? वो हर आईनी अमेंडमेंट और हर कानूनी जो कौमी असम्बली सेनेट में है उसमें गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं और देते रीसेट रहेंगे। कानून में भी उन्होंने साथ दिया इन तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, स्ट्रक्चरल नहीं, चेंजेस के हवाले से। इसमें है। देखिए, हर पार्टी का तर्ज सियासत थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत डिफरेंट है, नून लीग का डिफरेंट है, थोड़े से इख्तलाफ होंगे, वो अपना इलेक्शन लड़ते हैं, ये अपना लड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो गवर्नमेंट से, आईनी ओहदों से, सारी जगह से गवर्नमेंट का साथ छोड़ के अपोजिशन में चले जाए। ये मुमकिन नहीं है अगर आप लॉजिक से देखें। तो जहां तक अपोजिशन का इत्तेहाद है, ठीक है, इत्तेहाद बनते हैं, अच्छी बात है, बनने चाहिए। वो पॉजिटिव जो है वो एक कानून साजी में हिस्सा ले, तो उससे मेरे नहीं ख्याल के शहबाज साहब की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ेगा। और 1-1.5 साल के बाद ही इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो उसमें ठीक है, आप अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस बेहतर है, ये दोनों चीजें आप अपने इलेक्शन में, अपोजिशन भी और वो भी, अपोजिशन अभी तक तो मैं समझता हूँ कोई किरदार अदा नहीं कर सकी और शायद आगे भी ना कर सके। अच्छा बेग साहब, टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेगमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या आपको लग रहा है कि कोई खामोश सेटलमेंट, कोई डील चल रही है? खान साहब का ट्विटर जो है वो भी 5 महीने हो गए हैं बंद है, और वहाँ से भी कोई बड़ा धचका जो है या बड़ा सरप्राइज़, क्योंकि एक ट्वीट आता था, अच्छा खासा मसला बन जाता था, तो वो भी खामोशी है वहाँ पर। और फिर ये नकवी साहब वाला एपिसोड भी, डू यू थिंक कि कोई पसे पर्दा राब्ते चल रहे हैं, कोई कच्ची लेकिन डील की तरफ बात जा रही है, पक्की डील ना सही? देखिए, बैकडोर में बातचीत तो ये लोग कर रहे हैं, इसी वजह से इनकी मुलाकातें भी शुरू हुई, थोड़ा सा इनको रिलीफ भी मिला और आगे भी शायद मिलता रहेगा। बातचीत हो रही है, इन्होंने पहले दिन से ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और शायद दूसरी तरफ से इनकार हो रहा था। अब शायद इनकी बातचीत हो रही है जिसका मुझे नॉलेज है। तो राइट। इनको देर या बदेर समझ तो आ गई है कि ये बात लड़ाई झगड़े, स्ट्रीट पावर और ये जलसे जुलूस और इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके तो ये कोई रिलीफ नहीं ले सकेंगे। ये पहले माजी में ये सब काम कर चुके हुए हैं। तो एक ही तरीका है, वो डायलॉग का है, पार्लियामेंट में हो या आउटसाइड पार्लियामेंट हो, इनको बातचीत से ही अगर कुछ मिलेगा तो मिलेगा या कोर्ट से मिलेगा। तो दोनों सूरतों में दे हैव टू रियलाइज, और मेरे ख्याल में रियलाइज कर चुके हैं, इसीलिए इनकी मुलाकातें भी खुल गई हैं और थोड़ा सा रिलीफ भी नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें फैमिली को समझ आई है, पार्टी लीडरशिप को तो पहले से आई हुई थी, तो क्या खान साहब की फैमिली को समझ आ गई है कि यही रास्ता है, या खान साहब को भी आ गई है समझ अब, या उसमें टाइम लगेगा? देखिए, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि वो खान की जो बहनें हैं उनके लिए भाई तो बहुत ही अजीज होता है, वो किसी का भी भाई और बहनों के लिए बहुत अजीज होता है। मैं पहले दिन से एडवोकेसी करता हूँ कि इनकी बहनों को मुलाकात के लिए इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन जब इजाजत मिलती है तो वो बाहर आके पूरी पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं, मैसेजिंग शुरू कर देते हैं और हर पॉलिटिक्स मैसेज देती हैं अपनी पार्टी को, तो वो गलत है। आप बहनें हैं, आपका मिलना एक जायज बात है, लेकिन आप उसी हद तक रहें, बजाय इसके कि आप बाहर निकल के एक पॉलिटिकल मैसेज देना शुरू कर दें जो कि रियासत को, गवर्नमेंट को
और किसी इदारे को काबिल कबूल नहीं है। अब शायद उन्होंने कोई रियलाइज किया तो उनकी मुलाकात दोबारा से शुरू हुई। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन कराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू होगी बदलते हुए जीवल सिनेरियो पर। हमारे साथ रहिए। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, इस वक्त मशरक़ वस्ता से लेकर जनूबी एशिया तक आलमी और इलाकाई सियासत की बिसात पर एक ऐसा स्ट्रेटिजिक जलजला महसूस किया जा रहा है जिसने खित्ते में ताकत के तमाम रिवायती तवाज़ुन हिला कर रख दिए हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान अरब दुनिया और मशरक़ वस्ता में अपना सिफारती और अस्करी असर रसूख बेमिसाल हद तक बढ़ा रहा है, जिसका वाज़े सबूत कल कुवैत के साथ तय पाने वाला प्रोटोकॉल मुआहिदा 2026 और सऊदी अरब और तुर्किया के साथ तारीख साज मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा है। वहीं दूसरी जानिब इस उभरते हुए सिक्योरिटी ब्लॉक में एक ऐसा नया और गैर मुतवक्के मोड़ सामने आया है जिसने जनूबी एशिया की जोग्राफियाई सियासत का रुख मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। बांग्लादेश के वजीर खारजा और आला हुकाम की जानिब से मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे में शमूलियत की सरी ख्वाहिश का इजहार निहायत अहमियत का हामिल है और इस बात का हतमी सबूत है कि खित्ते की सफ़बंदियाँ अब बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, इस पेशरफ ने सबसे ज़्यादा हलचल और तशवीश नई दिल्ली के ऐवानों में पैदा की है, जहां इसे भारत के लिए एक संगीन सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ तो भारत को दो जानिब से घेराव का खतरा है। गुज़श्ता चंद दिहाइयों से भारत की मशरक़ी सरहद जो कि बांग्लादेश के साथ है, उसको भारत महफूज समझता रहा। लेकिन अगर ढाका इस अस्करी इत्तेहाद का हिस्सा बनकर पाकिस्तान और तुर्की के करीब आता है तो भारत को अपनी मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों पर एक साथ दिफाई दबाव का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ भारत की शुमाल मशरक़ी जो 7 रियासतें हैं, 7 सिस्टर्स, उनको बाकी मुल्क से मिलाने वाली महज 22 किलोमीटर की एक तंग पट्टी भी है और यह भी भारत के लिए एक हसास सिक्योरिटी जोन है। अब इसकी दहलीज पर यानी बांग्लादेश में पाकिस्तान और तुर्की के मुमकिना दिफाई असर रसूख और अस्करी मुशावरत की मौजूदगी को भारतीय दिफाई माहिरीन एक स्ट्रेटिजिक नाइटमेयर करार दे रहे हैं। तो इस वक्त बहुत सी चीज़ें हैं। क्या इस्लामाबाद, अंकरा और रियाद का ये उभरता हुआ महवर सिर्फ मशरक़ वस्ता का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तय कर रहा है, बल्कि भारत के तमाम हमसाया ममालिक तक पहुंचकर नई दिल्ली की दिहाइयों पर मुहित इलाकाई पॉलिसी को भी मुकम्मल तौर पर गैर मौसर बना सकता है। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी अहम स्ट्रेटिजिक तब्दीली, जनूबी एशिया के बदलते हुए मिलिट्री डायनामिक्स और भारत को दरपेश चैलेंजेस का तफसीली तज्जिया करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ग्रुप कैप्टन सुल्तान महमूद हाली साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सुहेल ज़फ़र साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ग्रुप कैप्टन साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान के बढ़ते हुए फुटप्रिंट को? पिछले एक साल में पाकिस्तान ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की, उसमें सऊदीया के साथ SMDA है, फिर मक्का डिफेंस एग्रीमेंट, फिर अब कुवैत के साथ एक एग्रीमेंट हुआ और अब मजीद मुल्क इस डिफेंस अलायंस में शामिल होने में अपना इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता कई दिहाइयों में जो पाकिस्तान ने अगर कोई सफारती जो है तनावर दरख्त की शक्ल हासिल की है तो वो इस सन 2026 में सबसे ज़्यादा कदावर साबित हो रही है। और इसमें मेन वजह यह है कि पाकिस्तान का गुज़श्ता बरस भारत की जानिब से मिस एडवेंचर कहूँगा मैं, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में जो भरपूर मुकाबला था, उसने पाकिस्तान को बतौर एक दफाई ताकत बनाकर रख दिया। लेकिन उससे बढ़ कर के जब 2026 में ईरान और इजराइल और अमेरिका के माबैन जंग हुई तो उसमें जो पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को करीब ला करके और जो मीडिएशन का रोल अदा किया है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इसको जो है पजीराई मिली। लेकिन इन सब से आगे बढ़ के जो जैसा आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि जो मक्का स्ट्रेटेजिक पैक्ट है या डिफेंस पैक्ट है, उसमें शमूलियत और उसमें एक अहम किरदार अदा करके और उसके अलावा सऊदी अरब और कुवैत इनके साथ जो ताल्लुकात हैं और दफ़ाई ताल्लुकात की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे पाकिस्तान का कद बहुत तनावर हुआ है। राइट, आपका नुक्ता आ गया। सुहेल ज़फ़र साहब, आप किस तरह से देखते हैं
पाकिस्तान के बढ़ते हुए फुटप्रिंट को भी और अब सिर्फ मशरक़ वस्ता नहीं साउथ एशिया तक इसके इम्कानात हैं। वैसे भी इन द पास्ट फ्यू ईयर्स हमने देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत करीब आए हैं इस दिफाई मुआहदे के अलावा भी, और बांग्लादेश जो है वो चाइना के भी बहुत करीब आया। अभी जेट एंड सीज जो हैं जिन्होंने भारतीय राफेल गिराए थे उनका भी एक ऑर्डर जो है वो बांग्लादेश चाइना को दे रहा है। तो अब भारत जो है उसने पाकिस्तान के लिए वैसे तो 2 महाज खोलने थे, एक भारत का एक अफगानिस्तान का, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो अब उसके अपने लिए बहुत से महाज खुल रहे हैं। जी, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये फार ईस्ट पे अगर हम देखें तो जो ब्रह्मोस मिसाइल्स की आपने बाज़गश्त सुनी होगी 2 से 3 माह कबल जो हो रहा था, उनका कुछ मुआहदे वियतनाम और फिलीपींस के साथ वो बातचीत कर रहे थे, और उस वक्त तक हम इसमें इतने कंसर्न नहीं थे कि हम अपने फार ईस्ट में और इस फ्लैंक के अंदर और इस तरफ भी हम चीज को देखें। अब ये इत्तेफाक ऐसा हुआ और कितनी अच्छी बात हो गई जो हमारा मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद फिर ये जो बांग्लादेश की तरफ से ये ख्वाहिश का इजहार, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आपने खुद ही बता दिया कि ऑलरेडी ये पिवट कर रहा था। ऑलरेडी 2-3 साल से ये ऑलरेडी जो एक चीज बड़े अरसे से बांग्लादेश का जो एक खास उनका जो तर्ज हुकूमत कह लीजिए, जो उनका आउटलुक था फॉरेन पॉलिसी का, वो तब्दील होना शुरू हो गया। वो उसकी उनकी अंदरूनी वजह है, जो भी बात है। अब आ जाइए इस तरफ को, हमने तो कभी भी भारत के बारे में इस किस्म की कोई, देखिए हम तो बड़े पुरअमन किस्म के लोग हैं, ये एक ऑटोमेटिकली इस किस्म का मामला हुआ कि ये सारे अवामिल मिलते चले गए। ऑपरेशन सिंदूर ऑफ कोर्स वो जो उनका वो कहते हैं वो हमारी तरफ से फिर मार का हक उसके जब जवाब में हुआ, तो उसके बाद वो चीजें तो एक रेस्ट पे आ गई। लेकिन जाहिर है कि वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। इस हकीकत पसंदी में भारत के भी तौसीक पसंदाना अज़ाइम है, जैसे मैंने फिलीपींस और वियतनाम का जिक्र किया, उधर भी वो मेडिटेरेनियन के अंदर भी मामलात कर रहे हैं। तो उस सूरत हाल में अदरवाइज देखें तो लगता है कि बांग्लादेश एक दूसरी तरफ है, बीच में भारत है, उनका इस दिफाई मुआहदे में आने का उस तरीके से क्या मामला है। तो मैं खलीलुर रहमान साहब ने भी, जब उनकी मैं स्टेटमेंट सारी उनके पार्लियामेंट में देख रहा था, कि उन्होंने इसको पॉजिटिवली कहा है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अगर हमारे लिए अच्छा होगा तो हम इसमें जरूर आएंगे, और यकीनन उनके लिए इस वक्त ये इसकी एक पोजीशन अच्छे ही की है। लेकिन देखिए पाकिस्तान के बारे में तो 2 लफ्ज जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ पाकिस्तान, और अभी भी एक बाज़गश्त हो रही थी जी, वो म्यूचुअल वो जो MOU है वो कहाँ चला गया। मैं तो हमेशा से कहता हूं आपके प्रोग्रामों में भी कि ओनली थिंग विच इज देयर इज द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हर चीज उसी के ऊपर बनती हुई बनेगी, और वही एक बेस एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आगे मजीद जो भी चीजें होती चली जाएंगी। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ ये भी कह दूं, अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, ओहो ये पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया तो आ गए, इसमें इजिप्ट क्यों नहीं आया, इसमें फला मुल्क क्यों नहीं आया। मैं ये कहता हूं कि इसमें कोई इतनी जरूरी नहीं होता। ये एक तरह की स्टेटमेंट होती है। आजकल के इस तरह के जो मुआहदे होते हैं उनकी बहुत अहमियत होती है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है। लिहाजा बांग्लादेश भी इसके अंदर अगर आ जाएगा तो बात ये हो जाएगी, स्टेटमेंट आ जाएगी, एक पॉलिसी शिफ्ट आ जाएगा, एक जो है नया तनाजुर उसमें आ जाएगा। तो इसको हमें इस तरह देखना चाहिए, और फिक्रमंद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर वो आने में देर करें। उनका ये कह देना कि हाँ जी हम इसके अंदर आने का सोचेंगे, बहुत जबरदस्त बात है जी। बिल्कुल। अच्छा ग्रुप कैप्टन साहब, इस सारे सिनेरियो में चूंकि हम एनालाइज कर रहे हैं, एक तो ये है कि इस जंग के बाद मशरक़ वस्ता भी शायद वैसा ना रहे, मिडल ईस्ट ऑर्डर भी बदले, और अब ये जो अलाइंसेस बन रहे हैं इनमें साउथ एशिया को आप किस तरह से बदलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भारत की एक वो जो तौसीब पसंदाना पॉलिसीज़ थी और इंडिया ज़रा आसपास अपने हमसाया ममालिक को अपने ज़ेरे असर लाने की एक कोशिश करता रहा, लेकिन अब वो ममालिक भी आंखें दिखा रहे हैं। तो इंडिया का असर इस रीजन में से कितना कम हुआ है इन द पास्ट 365 डेज, अगर एक साल में हम देखें, और आगे क्या यही ट्रेजेक्टरी चलेगी? देखें, भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उसमें ज़्यादा नुकसान जो है हुआ है वो उसकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। अगर वो नरेंद्र मोदी साहब 25 फरवरी को इज़राइल न जाते, तल अवीव में जा कर के नेतन्याहू को जप्फी न डालते और अमेरिका की गोद में न बैठते, तो शायद उनकी कुछ साख रह जाती। मशरक़ी वस्ता से लेकर के साउथ एशिया तक हर मुल्क जो है इस वक्त भारत को ना सिर्फ शक की नज़र से देख रहा है, बल्कि वो ये भी देख रहा है कि इनकी साख गिरी है। और इसमें जो दूसरे ममालिक हैं,
पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, मालदीव का नाम मैं लूँगा, नेपाल का मैं नाम लूँगा और इवन श्रीलंका का नाम लूँगा। वो लोग भी इस वक्त भारत को उस कदर मंजिलत से नहीं देख रहे हैं जिसका कि भारत अब उम्मीद रख रहा था, और इसके लिए भारत छटपटा भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है। और जैसा कि अभी हमारे साथी ने, सोहेल साहब ने बताया कि वो फार ईस्ट में भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हमारी साख बन गई है, एक दो ममालिक का नाम हमने नहीं लिया, सोमालिया के साथ हमारा पैक्ट साइन हुआ है, अज़रबैजान भी कोशा है कि हमारे साथ शामिल हो जाए। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इनकी वजह से भारत की बहुत सुख की हुई है और वो गलती पे गलती दोहरा रहा है। कभी वो जो है नामानदाना जो है वो बयानात जारी कर देता है जो चाणक्य चालों पे मबनी होते हैं, लेकिन उसकी भी उनको मुंह की खानी पड़ रही है। ठीक हो गया। सोहेल ज़फ़र साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इंडिया जो है उसके रोल को इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर हम कहीं ज़्यादा दूर ना भी जाएं, क्या वो मज़ीद महदूद होता हुआ, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में भी इंडिया ने बड़ा अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वहाँ पर भी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। इस रीजन में भी इंडिया जो है वो बल्कि टेक्निकली डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में ही इंडिया जाता जा रहा है। जी बिल्कुल, वो सब I2 U2 और वो सब चीजें आ रही थी, मगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। मुझे जाती तौर पर भी इत्तफाकों में अपनी कहानी आपके साथ शेयर करूं तो वही कहानी ओवरऑल बन रही है, चाहे हम उसको माने या ना माने। ये बात दुरुस्त है कि 2007, 8, 9, 10 के बाद हम ये देखने लग गए थे कि इंडिया जो है वो उसका एक और सिलसिला था और हमें भी लगने लग गया था ऐसे, और फिर हमें वेस्ट की तरफ से एफ-पाक या ज्यादा इंडो पाक, और बल्कि इंडो भी कहते थे अरे पाकिस्तान को हमारे साथ मत जोड़ा करें। तो ये हालात बन गए थे। हमें तो पता था कि ऐसे हालात नहीं है, लेकिन हकीकत पसंद आना होना चाहिए। और फिर हम ये सोच रहे थे कि बड़ा लीप्स एंड बाउंड्स में इंडिया शाइनिंग और वो तरक्की और वो सारी चीजें, यकीनन एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन आप यकीन करें कि जिस तरीके से फ्लिप हो गया है ना, हालात ने जिस तरह पलटा खा दिया है, जिस तरीके से नई अब ये सिचुएशन सामने आ गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ कोर्स लास्ट ईयर में, लेकिन वो भी एक ये नहीं कह सकते कि 100% वहीं का वहीं, हमारी अपनी जो उसके बाद फिर तमाम डिप्लोमेसी और जिस तरीके से हम लेके चले हैं, मैं हमेशा कहता हूं हम इसको अंडरमाइन कर देते हैं। ये बात अंडरमाइन कर देते हैं कि फलां भी मीडिएटर है, फलां भी मीडिएटर है। देखिए, पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर। दुनिया में कौन सा वो मुल्क है कि जहां पर एक कमरे के अंदर बिठा दिया, और अभी भी किसके पास वापस आया जाता है? पाकिस्तान के पास। और मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल हॉटलाइन है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। ये मामला जब भी होते हैं पाकिस्तान जाके करता है। अगर पाकिस्तान थोड़ा पीछे हट जाता है, इसका ये मतलब नहीं लोग चहमे गोइयां करनी शुरू कर देते। हमारे अपने मुल्क में कुछ लोग करना शुरू कर देते थे, जिसपे मैं बड़ा मुझे नाला हूं मैं इस बात पे कि ये तो एक कौमी मसला है। अब इंडिया की बात आपने जो खास तौर पर पूछी थी, मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि दिन ब दिन कुछ अपनी गलतियां और कुछ जो हालातों वाकयात हैं। दूसरी बात ये कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने वो चाइना वाला मामला जिस तरीके से उनको सोच के रखा हुआ था, उसमें ना सिर्फ ये कि अब हालात उस तरफ से चले गए, मगर उनकी कैपेसिटी भी अब नजर नहीं आ रही। इंटेंट की बात अलग है, इंटेंट इंडिया की भले होगी तो यूनाइटेड स्टेट्स हमें इस तरह रखे, लेकिन अब उनकी कैपेसिटी ही नहीं रही। और कैपेसिटी कैसे नहीं रही, वो तो सर सुल्तान जो है उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि किस तरीके से उनकी फायर पावर या जो भी चीजें थी उन्हें कैसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो बहुत डिमिनिशिंग रोल है जी, लेट्स कॉल द स्टेटमेंट इट इज अ डिमिनिशिंग रोल फॉर इंडिया। एंड पाकिस्तान को जो नया रोल जिस तरह से मिल रहा है, इसको बड़ी एहतियात से लेके आगे चले और इस पे अपने आप को बिल्ड करें जी। बिल्कुल। अच्छा, इसी पे मैं क्लोजिंग रिमार्क्स जो हैं वो ग्रुप कैप्टन साहब आपसे ज़रूर लूँगा कि जिस तरह से सोहेल ज़फ़र साहब ने बात की कि अब इस मोमेंटम को भी बरकरार रखना और बड़ा केयरफुली नेविगेट करना है। पाकिस्तान ने जो एक यूनिक डिप्लोमेटिक पोजीशन हासिल की कि हमने सब फरीक़ैन को साथ लेकर हम चल रहे हैं, तो इस रोल में अब फूंक कर कदम भी रखना है और इसके फ़वाइद भी हासिल करने हैं। तो आपको क्या लगता है मज़ीद हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले बात तो ये है कि मैं आपकी वसातत से अपने सामीन को ये बता देना चाहता हूँ कि जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो दुरुस्त है कि फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। दूसरे कि हमें बेसब्र नहीं होना चाहिए। तीसरे ये कि हमें नाउमीद ना होना चाहिए, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नाउमीद ना हो कि नाउमीदी ज़वाले इल्म और इरफा है। इसलिए कि इसमें वक्त लगता है। अगर आप वियतनाम की जो जंग है उसकी मिसाल लें तो कई साल लग गए थे उसमें। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित कदम रहें और यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें और अपने मुल्क के ऊपर इसकी क़यादत पे यकीन रखें, तो इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रुप कैप्टन सुल्तान महमूद हाली साहब और सोहेल ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे।
नाज़रीन इकराम, यही दुआ की जा सकती है कि पाकिस्तान का जो ये रोल है, पाकिस्तान का जो ये एक इंटरनेशनली किरदार है, तरह से आगे बेहतर अंदाज में बढ़ता रहे। मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।